ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड फॉर स्टडिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को पढ़ने के कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला होता है को प्रेसिपिटेशन, कपल्ड होता है को का मतलब। सो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन मॉलिक्यूलर मेथड, ये किस पे बेस्ड होता है? ऑन डब्ल्यू बी बेस्ड डिटेक्शन ऑफ इंटरैक्टिव वेस्टर्न ब्लॉटिंग बेस्ड WB molecular based on WB बेस्ड डिटेक्शन ऑफ इंटरैक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको हम इम्यूनो प्रेसिपिटेटेड कर देते हैं यूजिंग एंटीबॉडीज। हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग पे ही बेस्ड होता है, जिससे हमारा ए जो है वो बी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है अंदर सेल के अंदर। पहले हम क्या करेंगे, लाइज करेंगे सेल को यूजिंग नॉन डीनेचरिंग जो लाइसिस बफर होता है, यानी कि बहुत ही कम एस डालेंगे ताकि ये डीनेचर ना हो, तो हम इनको लाइज कर देंगे। उसके बाद जो हमारा द सैम्पल यूजिंग एंटी ए एंटीबॉडी, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो एंटी ए एंटीबॉडी होती है ना, उसमें हम सैंपल को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमारे सैंपल में एंटी ए एंटीबॉडी है, सो एंटी एंटीबॉडी प्रोटीन ए को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड इससे बाइंड हो जाएगी अगर हमारे सैंपल में एंटी एंटीबॉडी हुई तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर सैंपल में हमारे क्या हुई, एंटी ए एंटीबॉडी हुई तो उसके बाद इसमें सी आ जाता है कि पैलेट जो है उसको हम सेपरेट कर देंगे फ्रॉम द मिक्सचर। अभी हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एंटी ए एंटीबॉडी है हमारे सैंपल में, जो हमारा सेपरेट है मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन। सो इसको हमने सेपरेट कर दिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन। एंड ये जो प्रोटीन ए जी, ये जो यहाँ पे हमारी एंटीबॉडी होती है ना, इसके साथ हम एग्रोस सेफ्रोस की बीड्स भी लगा देते हैं बाइंड टू इम्यूनोग्लोबिन। प्रोटीन ए जी होता है, यानी कि विद एग्रोस सेफ्रोस बीड्स हम लगा देते हैं बाइंड विद एंटीबॉडी। इसके बाद हम मिक्सचर को हीट करते हैं। एवरी स्ट्रक्चर इज सेपरेटेड ब्रेक डाउन, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट हो जाता है। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जो है वो सारे जो है ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद हम सैंपल में क्या ऐड करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट द सैंपल विद एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है, हम उसमें एंटी बी एंटीबॉडी ऐड करेंगे। मीन्स ए इंटरैक्ट विद बी। अगर हमें इस केस में बैंड दिखाई देगा ना, कोई इम्यूनो प्रेसिपिटेशन अगर आ रहा है, तो उस केस में अगर हमको बैंड दिख रहा है, इसका मतलब है कि ए जो है वो बी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। अगर हमें कोई बैंड नहीं दिखता है, सो दैट मीन्स दे आर इंटरैक्टिंग, देन मे बी लाइस इज डन विद द डीनेचरिंग बफर, यानी कि इंटरैक्ट कर रहे हैं लेकिन डीनेचरिंग बफर से उनकी लाइसेस हो गई है। लेकिन अगर बैंड हमको दिखता है तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे बैंड दिखाई देता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है ए वो इंटरैक्ट कर रहा है किसके साथ, बी के साथ इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में। तो इसमें हम ये प्रोटीन ए जी एग्रोस सेफ्रोस बीड्स हम बाइंड करते हैं। ये एक्चुअली एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है। फिर हम मिक्सचर को हीट कर देते हैं, सारा स्ट्रक्चर सेपरेट हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पे हम मार्कर यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लो ये हमारे पास एक प्रोटीन है एक्स वाई जेड, इफ़ वी डोंट नो, अगर हमें पता ही नहीं है कि इंटरैक्टर कौन सा है इसमें, देन हम इसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि इसके बाद हम सिंपल इसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज़ करेंगे, यानी कि इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, एंटी बी एंटीबॉडी डाल देंगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में भी तो हम यही करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एंटी बी एंटीबॉडी डाल देंगे यहाँ पे, जो कि बी से बाइंड करेगी द सैंपल विद एंटी बी एंटीबॉडी, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम सैंपल डालेंगे तो अगर वो इंटरैक्ट कर रहे होंगे तो हमें बैंड दिखेगा कोइमिनो प्रेसिपिटेशन में। मीन्स ए जो है वो बी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। जब हम उसको हीट करेंगे ना मिक्सचर को, सो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट हो जाता है एंड ब्रेक डाउन। नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन जो होते हैं वो टूट जाते हैं, यानी कि नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन सारे टूट जाएंगे इसमें से। इंटरैक्ट अगर कर रहा होगा, अगर हम मिक्सचर को हीट करेंगे तो अगर हमें इंटरैक्टर ही नहीं पता है, देन वी कांट यूज़ वेस्टर्न ब्लॉटिंग एज वी डोंट नो द एंटीबॉडी हमें कौन सी यूज़ करनी है। हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग उसमें यूज़ ही नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है तो हम उसके बाद उसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी कर सकते हैं इंटरैक्शन को जानने के लिए। तो बेसिकली कोइम्यूनो प्रेसिपिटेशन हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन में स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए इंटरैक्ट कर रहा है बी के साथ है ना, उसके बाद सेल को लाइज करें डीनेचरिंग बफर से। देन अगर सैंपल में हम एंटी ए एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हैं तो
एंड देन सी हो गया पैलेट को सेपरेट करो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोटीन से, फिर मिक्सचर को हीट कर दो एंड देन उसकी वेस्टर्न ब्लॉट कर दो। तो इस तरीके से हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जो है स्टडी कर सकते हैं को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में। अगर हम देखें फाज डिस्प्ले, इन दिस मैथड जो M13 बैक्टीरियोफाज वेक्टर होता है उसको हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ लाइब्रेरी ऑफ प्रोटीन। M13 बैक्टीरियोफाज वेक्टर टारगेट प्रोटीन हमारे एक्सप्रेस्ड होते हैं एज अ फ्यूजन प्रोटीन अलॉन्ग विद फाज कॉड प्रोटीन। जो फाज के प्रोटीन होते हैं ना, ये इसके मेजर प्रोटीन होते हैं। मेजर प्रोटीन 8 होते हैं, कॉड प्रोटीन होते हैं M13 के। देन यहाँ पे प्रोटीन 7 और 9 होते हैं माइनर, एंड 3 एंड 6 होते हैं माइनर प्रोटीन। ठीक है, सो ये कुछ प्रोटीन जो होते हैं टारगेट प्रोटीन जो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं एज अ फ्यूजन प्रोटीन अलोंग द फाज कॉड प्रोटीन। फाज कॉड प्रोटीन तो होते ही हैं जिसको हम प्रोटीन 8 बोलते हैं। 7, 9 और 3, 6 माइनर प्रोटीन भी एक्सप्रेस हो रहे होते हैं फाज डिस्प्ले में। तो इसमें जो इसका जीन 3 होता है ना, मान लो ये हमारा टारगेट जीन है, टारगेट जीन हमने अपना फ्यूज कर दिया इसके जीन 3 के साथ। तो फ्यूजन जीन जो है हमारा M13 वेक्टर में फ्यूज कर दिया है टारगेट जीन। उसके बाद ये हमारा जो यहाँ पे 3 इसका प्रोटीन एक्सप्रेस होगा, इसके साथ हमारा फ्यूजन प्रोटीन पे एक्सप्रेस हो जाएगा सरफेस पे। वाइडली यूज टू स्टडी लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन अगर स्टडी करना हो, है ना, तो हम फाज ले सकते हैं। टेक 100 फाज एंड इंसर्ट डिफरेंट फ्यूजन जीन डाल दो। सो जीन 3 इज़ क्योंकि वो नॉन प्रॉब्लमेटिक होता है फॉर फाज, हैंस इट इज़ ईजी टू फ्यूज़। तो इसलिए जो है फॉर एग्जांपल वी नो इंसुलिन हार्मोन जो है वो बाइंड करता है कौन से रिसेप्टर के साथ, तो हम उन सारे रिसेप्टर की जो है लाइब्रेरी बना सकते हैं फास्ट डिस्प्ले को यूज़ करके। देन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि वो किसके साथ फ्यूज़ करता है। तो इस तरीके से हम जीन 3 जो होता है वो मोस्टली यूज़ होता है फ्यूजन प्रोटीन के लिए, एंड इससे भी हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन पढ़ सकते हैं, लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, है ना। तो ये सारे किस्म होंगे फास्ट डिस्प्ले में। फॉर इम्यूनो प्रेसिपिटेशन फास्ट डिस्प्ले, एंड तीसरा मेथड आता है यीस्ट टू हैबिट सिस्टम। इसमें भी हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी कर सकते हैं। ये भी एक कॉमन मेथड होता है जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। जैसे गैल4 एक प्रोटीन है, इज मॉडिफाइड इन द मैथड। गैल4 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ऑफ गैलेक्टोज ऑपरॉन का। हमारी बॉडी में फर्स्ट कन्वर्ट होते हैं गैलेक्टोज ग्लूकोज में, क्योंकि हम गैलेक्टोज को डाइजेस्ट मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। सो गैल4 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है गैलेक्टोज ऑपरॉन का। देखो ये जो गैल4 प्रोटीन है ना, विच इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सो इसके पास 2 डोमेन होते हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, एक एक्टिवेटिंग डोमेन। अब यीस्ट सेल हम लेते हैं जिसके पास गैल4 जीन जो यूज़ हुआ है वो म्यूटेंट है, विद द म्यूटेंट गैल4 जीन। ठीक है, तो हमने एक यीस्ट ले लिया जिसके पास क्या है, म्यूटेंट है गैल4 जीन। तो ये हम एक बेट वैक्टर लेते हैं। बेट वैक्टर में हमने क्या किया, डीएनए बाइंडिंग डोमिनेंट जीन ए एक साथ कर लिया, एक प्री वैक्टर लिया जीन बी, एंड एक्टिवेटिंग डोमेन लिया। फिर हमने इनको यीस्ट सेल में डाल दिया। यीस्ट सेल में यीस्ट जो है क्रोमोसोम वैक्टर विद गैल4 साइट, जिसमें गैल4 साइट म्यूटेटेड है, हमने वो वाली यीस्ट ली थी। लेकिन अगर ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे होंगे भी प्रोटीन, तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन और ये एक साथ पास आएंगे, अगर ये इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो हमारा जो जीएफपी ल्यूसिफरेज जीन है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो इसमें यही देखना होता है कि जैसे जो बेट वैक्टर होता है ना, डीबीडिएंट जीन ए इज प्लेस्ड एंड इट बाइंड विद जीन बी प्रोटीन इन प्री वैक्टर। तो वो पता लगाने के लिए कि वो बाइंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जीन ए प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहा है तभी तो डीबीडी कम क्लोज आएगा ना एक्टिवेटिंग डोमेन के, एंड वो प्रमोटर से बाइंड करेगा, तो जो जीएफपी ल्यूसिफरेज है वो एक्सप्रेशन शो करेगा। तो यानी कि जीन ए और जीन बी अगर हम देखें कि प्रोटीन ए और प्रोटीन बी वो एक्सप्रेस कर भी रहे हैं या नहीं, तो हम इससे स्टडी कर सकते हैं इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। एक और मेथड होता है प्रोटीन प्रोटीन स्टडी करने का, दैट इज एफआरएटी, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ये सब हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सो ये जो फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, ये एक फ्लोरेसेंस बेस्ड मेथड है यूज टू स्टडी मॉलिक्यूल इंटरेक्शन। डिफरेंट फ्लोरोफोर हम इसमें यूज करते हैं विद ओवरलैपिंग एमिशन एंड एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा। सो बहुत सारे फ्लोरोफोर यूज करते हैं। जैसे एक सियान होता है, जो सीएफपी होता है ना, सियान फ्लोरेसेंट प्रोटीन, एंड एक होता है येलो फ्लोरेसेंट प्रोटीन। सो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ए और बी अगर ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, इफ ए एंड बी आर इंटरैक्टिंग, जो सियान फ्लोरेसेंस प्रोटीन होता है ना वो एक्साइट होता है 420 नैनोमीटर पे।
तो जैसे ये एक्साइट होता है तो जो YFP होता है सडनली इसको एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से एंड वो येलो कलर शो करेगा। यानी कि ए एंड बी प्रोटीन अगर हम किसी सेल में एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी हमें दो वैक्टर चाहिए है ना, एक वैक्टर में CFP एक्सप्रेस कराओ एंड दूसरे विद योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एंड दूसरे वैक्टर में YFP एक्सप्रेस कराओ। क्योंकि ये दोनों इसका जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है ना, ये जैसे ही एक्साइट होगा जो एमिट करता है इसका एमिशन स्पेक्ट्रा इसका एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा होता है। तो ए एंड बी नॉट इंटरैक्ट। अगर मान लो यहाँ पे हमने CFP ले लिया 420 नैनोमीटर की, ए एंड बी अगर इंटरैक्ट नहीं करेंगे, अगर ए एंड बी इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर ही शो होगा CFP का। लेकिन अगर वो इंटरैक्ट करेंगे तो ये जो होगा CFP का जाएगा एंड ये यहाँ पे YFP एब्जॉर्ब कर लेगा एंड वो येलो कलर शो करेगा अगर इंटरैक्ट करेंगे तो। अगर इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो ब्लू कलर ही शो होगा, ठीक है। और अगर CFP है तो हम प्रोटीन जो इंटरैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर हम 460 नैनोमीटर का लेते हैं, सो एक्साइट ऑलवेज एक्साइट जो होती है ना वो हमेशा कम वेवलेंथ पे एक्साइट होती है। जैसे CFT का जो एक्साइटेशन होता है वो 400 to 420 होता है एंड एमिशन होता है 476। ऐसे ही YFP का एक्साइटेशन होता है 480 इसके इक्वल एंड एमिशन होता है 520 नैनोमीटर। सो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक ये होता है हम फ्रेट यूज़ करते हैं रेजोनेंस एनर्जी, जिससे हम स्टडी कर सकते हैं इंटरैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से। एंड एक और मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस। ये भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन से रिलेटेड है। कैन डिटेक्ट एट अ वेरी लो बॉन्डिंग, कैन डिटेक्शन एट अ वेरी लो बॉन्डिंग, हम बहुत कम बॉन्डिंग पे भी इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है। इसमें हम बायोमोलिकुलर इंटरैक्शन जैसे एंटीजन, एंटीबॉडी, लिगेंड, रिसेप्टर एक्सेट्रा, इट डिटेक्ट द बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन रेजोनेंट एंगल। ये रेजोनेंट एंगल पे बेस्ड डिटेक्शन करता है, डिपेंड ऑन एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस, ओके। सो इसमें अब हम देखते हैं ये कैसे काम करता है सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस। जैसे ये हमारी गोल्ड की फिल्म हो गई, ठीक है, ये ऊपर हमारी गोल्ड की फिल्म हो गई एंड दिस इज अवर इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी जो हमारी बेट है, ठीक है। दिस इज अवर इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी, ठीक है। सोल्यूशन विद एंटीबॉडी हम इसमें ऐड करते हैं प्रे जो हमारा होता है। अच्छा ये एंटीजन है, दीज आर हमारे इमोबिलाइज्ड एंटीजन है, इसमें हम एंटीबॉडी का सोल्यूशन इसमें डालते हैं, एंटीबॉडी ऐड कर देते हैं हम इसमें, ठीक है। जो हमारा प्रे है विच इज सेकेंड प्रोटीन, इसमें हमने ऐड कर दिया प्रोटीन, ये हमारे एंटीजन है। अब ये जो गोल्ड फिल्म होती है यहाँ से रेजोनेटिंग एंगल शो होता है, पोलराइज लाइट आ रही है एंड ये रिफ्लेक्टेड बीम जा रही है। सो ये पहला प्रोटीन हो गया एंटीजन एंड ये हमारा सेकेंड प्रोटीन हो गया एंटीबॉडी। जितना ज़्यादा इंटरैक्शन होगा ना उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, मोर द इंटरैक्शन मोर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी एंड सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, यानी कि एंगल जो है वो लेस होगा। उसके बाद हम वॉश कर देते हैं वॉश बफर सोल्यूशन से यूज़ करके, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। देखो ये एसोसिएशन है, जैसे ही हम एंटीबॉडी ऐड करते हैं एंगल जो है वो बढ़ जाता है। एज एंटीबॉडीज आर एडेड तो एसोसिएशन होगा, देन अगेन डिसोसिएशन हो जाता है ड्यूरिंग वॉशिंग। सो जितना ज़्यादा इंटरैक्शन उतना ही ज़्यादा रेजोनेटिंग एंगल, ठीक है। जितना ज़्यादा ये इंटरैक्ट करेंगे रेजोनेटिंग एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। अगर एसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो यानी कि मोर रेजोनेटिंग एंगल, अगर एसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो रेजोनेटिंग एंगल ज़्यादा है यानी कि इंटरैक्शन ज़्यादा है, एंड अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो रेजोनेटिंग एंगल कम है। सिंपल है, रेजोनेटिंग एंगल तभी ज़्यादा होगा जब इनके बीच में एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होगा। सो एसोसिएशन कांस्टेंट इज मोर तो यानी कि मोर रेजोनेटिंग एंगल। तो ये सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस ऐसे काम करता है। जैसे अगर हम ये देखें कि अगर हमारे पास ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है A+B, ठीक है। सो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसमें अगर हमें बताना है रेजोनेटिंग एंगल किसका कम है, देखो इसका अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें इनमें से सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है, इसका है सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि माइनस में हम जा रहे हैं तो -2 ज़्यादा हुआ, -6 से एंड -4 से।
सो -2 जो है ये बड़ा है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है, यानी कि एसोसिएशन कांस्टेंट कम है और रेजोनेटिंग एंगल भी कम है। तो इस तरीके से हम इनको स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो ये सारे मेथड हमने अब तक जो पढ़े हैं वो सारे किसके रिलेटेड थे? प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन से रिलेटेड थे। तो हमने इसमें सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस पढ़ा, फ्रेट ट्रांसफर पढ़ा, कीज टू हैबिट सिस्टम पढ़ा एंड बहुत सारे मेथड्स अभी हमने देखे जिनसे हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन।